तो ये 3 नवंबर का जो है वो न्यूज़पेपर है। आई होप स्क्रीन जो है वो आप सभी को शो हो रही होगी। ऐसा तो नहीं है स्क्रीन यस, नहीं शो हो रही है? नहीं सर, ठीक क्लियर है ठीक। सर। क्लियर स्क्रीन? स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। यस। हम्म। तो सबसे पहले तो देखो, एक बात अपने माइंड में बहुत अच्छे से फिट कर लो। सिलेबस को अपने साथ रखना है, स्पेशली जब हमें ये पता नहीं है कि कौन सा टॉपिक GS1 का है, कौन सा 2 का है और कौन सा 3 का है या कौन सा 4 का है। तब तक अगर हमें ये क्लियर पता है कि ये वाला टॉपिक यहाँ पर काम आएगा या ये वाला टॉपिक यहाँ से रिलेट करता है, तब तो ओके है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर नहीं पता है तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप क्या कर सकते हैं, अपने सिलेबस को अपने साथ में रखें, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम आज डिस्कस करते हैं कि कौन सा टॉपिक कहाँ कैसे काम आएगा और किसको हम सर कैसे कैसे। हाँ जी। मैंने तो जैसे कि रट लिया सिलेबस को, मतलब पहले से मुझे किसी ने कहा था कि सिलेबस को सबसे पहले पूरा याद रहना चाहिए हाँ, दिमाग। वो तो याद वो मैंने करना इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने एंड से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। पर मेरे एंड से क्लियर है हम्म। कि आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि ये टॉपिक यहाँ पर काम आने वाला है। और कई बार हम्म। ऐसा भी होता है कि टॉपिक तो GS1 का है लेकिन काम GS3 में आ रहा है, या टॉपिक तो है वो आपका GS3 का है लेकिन काम GS1 में आ रहा है। वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, ये आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से की जा सकती है। तो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका, ये इंपॉर्टेंट है देखना कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, हो सकता है कि वो रिपब्लिक डे जो है वो हमारे उसके चीफ गेस्ट हो। अब ये क्वेश्चन लिंक करता है एक तो IR के साथ, क्योंकि हमने बात कर दी इंडोनेशिया की। तो अब आप क्या करो, इंडोनेशिया और भारत के रिलेशंस को पढ़ लो। तीन तीन एजेस पर पढ़ना है। एक पॉलिटिकल, एक आपको पॉलिटिकल देखना है, एक आपको इकोनॉमिक देखना है, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक। पॉलिटिकल इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक। पॉलिटिकली यानी कि लोकेशन कहाँ पे है, आप वो पढ़ सकते हो जो आपको प्री में हेल्प करेगी, ठीक है। और डिप्लोमेटिकली अगर हम बात करें, मैम अपना माइक थोड़ा दूर रखना प्लीज। डिप्लोमेटिकली, ठीक है, आपको ये पढ़ना है कि इंडोनेशिया से किस तरह से हेल्प मिल सकती है, ठीक है, या इंडिया और इंडोनेशिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे हैं। तो इससे हमें हेल्प मिलेगी, लाइक एक्सरसाइज है कोई, डिफेंस एक्सरसाइज है कोई, या कोई इनिशिएटिव है रिगार्डिंग आर्म्स, तो ये आप पढ़ सकते हैं। लाइक इंडोनेशिया हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना राइज कर रहा है, चाइना जो है वो इंडियन ओशन में जिस तरह से एक्सपैंड कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हमें इंडोनेशिया सपोर्ट कर सकता है। इंडोनेशिया जो है वो हमारे लिए एक ऑप्शन है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी। अब ये सब चीजें आपको तब क्लियर होगी जब आप एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच और रेगुलर पढ़ोगे न्यूज़पेपर। तो ये एक तो हो गया IR के साथ, दूसरा हो गया कल्चर के साथ, क्योंकि रिपब्लिक डे की बात की जा रही है तो दैट मीन्स आर कल्चर। और गेस्ट एज अ गेस्ट बुला रहे हैं तो ये भी हमारा कल्चर है, अतिथि देवो भव। तो हम इस लाइन को याद रख सकते हैं, ये हमें ऐसे में हेल्प करेगी। देन उसके बाद एक आता है रिपब्लिक वर्ड, तो दैट मीन्स रिपब्लिकन सिस्टम। तो आप फीचर्स देख सकते हैं कि रिपब्लिकन सिस्टम होता क्या है, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस पढ़ सकते हैं, साथ में ये डिस्कस कर सकते हैं कि भारत ने क्यों और भारत में किस तरह से रिपब्लिक सिस्टम आया। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट, रिपब्लिक और मोनार्क के बीच में डिफरेंस भी आप जो है वो थोड़ा बहुत हल्का देख सकते हैं। अगर आपको क्लियर है, लाइक आपको लगता है कि आपको आता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहीं पर लिखो, एक साइड में रिपब्लिक लिख दो, एक साइड में मोनार्क लिख दो, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना शुरू कर दो कि यहाँ पे हेरिडेटरी हेड होगा, यहाँ रिपब्लिक में जो है वो इलेक्टेड हेड होगा। फिर आप यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड भी हो सकता है और इनडायरेक्ट इलेक्टेड भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हेरिडेटरी में कितनी पावर होगी, ठीक है, और जो यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट होगा उसके पास कितनी पावर होगी। फिर सिग्निफिकेंस बता सकते हो दोनों का कि क्या है और कहाँ पर क्या सुप्रीम है, लाइक अगर कहीं पर रिपब्लिकन सिस्टम है तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो सकता है, इस तरह से। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे वो है कि कनाडा से रिगार्डिंग है। तो सिंपल है कि ये भी IR से लिंक होता है GS2 के साथ, और हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच में रिसेंट जो है वो क्लैशेस चल रहे हैं। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसका कि जो ये रिसेंट चैलेंजेस इंडिया और कनाडा के बीच में रेज हुए हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। प्लस यहाँ पर एक हिडन टॉपिक है, दैट इज योर खालिस्तान। खालिस्तान एक हिडन टॉपिक है, अब इसको कवर किस तरह से करना है। अब ये खालिस्तान आपका कहीं ना कहीं लिंक करता है रीजनलिज्म के साथ। मतलब रीजनलिज्म लाइक कि एक अलग से स्टेट चाहिए, अलग से देश चाहिए। तो आप इसको एज अ एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं कि भाई हम तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं और ये जो खालिस्तान का चैलेंज है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप इसको मेंशन कर सकते हैं एज अ एग्जांपल। ये समझ आ गया?
यस सर। देन उसके बाद अब यहां पर ये देखो, ये कहा, यहां पर एक ये हेडलाइन बनती है इसमें कि 1 ईयर एक्सटेंशन फॉर द कमीशन स्टडिंग SC टैग फॉर दलित कन्वर्ट्स। मतलब वो दलित जो कन्वर्ट कर गए हैं उनके रिगार्डिंग SC टैग रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसके रिगार्डिंग जो कमीशन बनाया गया था उसको अभी 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। अब ये एक रैपिड सी एक चलती न्यूज है, ये किस तरह से हेल्प कर सकती है? तो देखो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं कि वेलफेयर ऑफ पॉलिसीज, जहां पे हम बात कर रहे हैं ना कि हमें हर सेक्शन का वेलफेयर प्रमोट करना है, तो वहां पे वो सेक्शन भी इंक्लूड होते हैं जो कन्वर्ट हो गए हैं। अब उनके साथ किस तरह के चैलेंजेस रहते हैं, यू मेंशन दिस, कि ये चैलेंज जो है वो पड़ा हुआ है कि टैग रहेगा या नहीं रहेगा। देन मिलिटेंट एक्टिविटीज लाइक कश्मीर में जिस तरह से चली है, तो आप इसको लिख सकते हैं एज ए एग्जांपल इन इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि अगर कोई इंटरनल चैलेंजेस रहते हैं तो वहां पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं। और साथ में मिलिट्री के मेजर्स, अगर आप इसको जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। अदरवाइज ये ऐसी न्यूज़ है जो हमारे को जो है वो डिस्कशन से भी क्लियर हो जाती है कि लाइक अगर हम किससे बात कर रहे हैं, कोई बोल रहा है कि कश्मीर में जो है वो दोबारा से मिलिटेंसी एक्टिव हो गई है, या जो है वो अभी रिसेंटली जो है वो मिलिटेंट मारे गए, या हमारे सोल्जर्स जो है वो घायल हुए, तो ये सब जो है वो हमें पता चलता रहता है इधर उधर से, तो हम इसको ऐसे ही अपने माइंड में रख सकते हैं। इसके लिए हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है। देन उसके बाद दिवाली आई, ठीक है, जहां पे भी अभी दिवाली की चर्चा हो रही है ना, वहां पे आप एयर पोल्यूशन को जरूर पढ़ना। और इसके रिगार्डिंग अभी डाटा भी रिलीज किया है, जो अभी 1 तारीख वाला जो न्यूज़पेपर था उसमें बहुत सारा डाटा मेंशन किया गया है कि इस बार जो है वो दिल्ली 3rd नंबर पर है। इससे पहले आपका अमृतसर जो है वो पहले नंबर पर है, और उसके बाद अमृतसर के साथ एक और जो है वो आपका सिटी है, जो अंबाला और अमृतसर, ये 2 रैंक कर रहे हैं दिवाली एयर पोल्यूशन में, और 3rd नंबर पे दिल्ली है। तो इस सब को पढ़ सकते हैं, ये हमें जो है वो एज ए एग्जाम्पल हेल्प करेगा। देन उसके बाद एक टॉपिक आता है ये वाला, देखो यहाँ पे अब ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो ये आप प्री के लिए क्लियर कर सकते हैं कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है कहाँ, कहाँ पर है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व? सर MP में है क्या? MP में है, पहला पॉइंट। तो सबसे पहले लोकेशन क्लियर होनी चाहिए कहाँ है। सेकंड पॉइंट कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास कोई रिवर है? भाई नदी से क्वेश्चन आता है पेपर में, कौन सी नदी फ्लो कर रही है, तो इसको बहुत क्लियरली अपने माइंड में रखना कि कौन सी नदी है। टाइगर रिजर्व की बात हो रही है तो ये भी साथ में यहाँ पर लिख दो कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था, और टोटल जो है वो अभी तक 55 जो है वो टाइगर रिजर्व है। सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में है ये भी पढ़ सकते हैं कि सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। इस तरह से भी सबसे बड़ा कौन सा है ये पढ़ सकते हैं, सबसे छोटा कौन सा है। इस तरह से प्री बेस फैक्ट है जो हम न्यूज़पेपर से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद ये न्यूज़ भी आती है, ये न्यूज़ है कि एक कंट्रोवर्सी चल रही है, तो 10 एलिफेंट जो है वो उनकी जो मारे गए, जिनकी डेथ हुई 10 एलिफेंट की, वो एक कॉन्स्पिरेंसी बन गई है। तो आप इसको अपने जो है वो आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट में, तो उसमें आप ये एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। तो ये बांधवगढ़ का केस जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, आपको हेल्प करेगा। देन उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी का ये टॉपिक बन सकता है, और ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यू गाइडलाइंस दी है जिसमें उसका टारगेट है एलिमिनेट करना चाइल्ड मैरिजेज इन राजस्थान। राजस्थान में चाइल्ड मैरिजेज, तो सबसे पहले तो ये डाटा उठा लो और सेव कर लो। डाटा ये कह रहा है कि 25.4% वुमेन एज्ड बिटवीन 20 to 24 इन राजस्थान, उनकी शादी जो है वो 18 साल से पहले हो गई थी। वर मैरिड बिफोर द एज ऑफ द 18, दैट मीन्स चाइल्ड मैरिज स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया, और ये 6 साल पुराना डाटा है। तो ये सोसाइटी का चैलेंज है, वुमेन के रिगार्डिंग चैलेंज है, वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग चैलेंज है कि क्या जो है वो हर्डल अभी भी है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, एक तरफ हम देख रहे हैं चाइल्ड मैरिजेस के केसेस। तो आप इसको बता सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, ये भी आपको हेल्प करेगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, देखो ये छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पे आपको छानना पड़ेगा कंटेंट। ये देखो यहाँ पे कह रहे हैं नो वन विल फेस इनजस्टिस से आदित्यनाथ एट जनता दर्शन। अब हमारे लिए ये कंसेप्ट हो गया जनता दर्शन, आदित्यनाथ जी ने जो कहा वो वेलफेयर के लिए है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं गवर्नमेंट की वेलफेयर पॉलिसी में सरकार क्या कर रही है वेलफेयर के लिए। तो यू मेंशन दिस कि जो है जनता दर्शन इनिशिएटिव ऑफ द यूपी गवर्नमेंट, मतलब क्या है कि MP MLA गवर्नमेंट लोगों से मिलेगी, बात करेगी, तो इससे क्या होगा कि लोगों की समस्याएं डायरेक्ट सरकार समझेगी।
तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद यस सर। ठीक है, देन उसके बाद अब देखो नेक्स्ट टॉपिक देखो, साइक्लोन चल रखा है आजकल दाना। अब ये दाना साइक्लोन एक टॉपिक जो यहां नहीं है उसको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे वुमेन की बात हो रही है, तो दैट मीन्स वुमेन या जो वल्नरेबल सेक्शन है, ठीक है, इंक्लूडिंग बच्चे जो चिल्ड्रन है वो, और जो आपका वुमेन हो गया या जो डिसेबल पर्सन हो गए, डिसेबल पर्सन हो गए, वुमेन हो गया या फिर चिल्ड्रन हो गए, ये सभी जो है वो कोई भी नेचुरल डिजास्टर होती है या ह्यूमन डिजास्टर होती है, एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर होती है, सबसे ज्यादा इफेक्ट यही होते हैं। या फिर हम एक पुअर गरीब आदमी को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एक गरीब आदमी भी जो है वो इसका पार्ट बन सकता है कि वो भी जो है वो काफी प्रभावित होता है साइक्लोन्स या कोई भी नेचुरल डिजास्टर होती है। तो देन उसके बाद यहां पर एक स्टोरी है, ये आप इस स्टोरी को मेंशन कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि आप इस स्टोरी को पढ़ो। प्री के लिए कैसे काम कर सकता है, यहां पे मेंशन कर रखा है कि साइक्लोन का जो नाम है वो किसने दिया है, कतर ने दिया है। अब अगर आपने इसको रैंडमली भी पढ़ लिया ना तो आपका करंट प्रिपेयर हो गया। अगर आप इसको रिवाइज नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। पर अब देखो सेकंड टॉपिक जो यहां से छुपा हुआ है, मैं ये आपको बताना चाहूंगा और क्लियर यहां पर करना चाहूंगा। अभी 1 तारीख वाले टॉपिक में था, 1 तारीख वाला जो न्यूज़पेपर है उसमें ये मेंशन था, बहुत ध्यान से इसको सुनना। ये जो साइक्लोन दाना है इसका जो इफेक्ट है ना, इंपैक्ट जो रहना था कोस्टल रीजन पे, वो मैंग्रोव जो हमारे भीतर कनिका वाले जो मैंग्रोव है ना उड़ीसा में, उसकी वजह से कम हो गया। तो दैट मीन्स रोल ऑफ मैंग्रोव्स। अब जहां हम रोल की बात करें मैंग्रोव का क्या रोल रहता है, तो आप दाना का अगर वहां पर मेंशन करते हो कि साइक्लोन दाना की वजह से ऐसा हुआ है, वो साइक्लोन दाना का इंपैक्ट कम हो गया मैंग्रोव की प्रेजेंस की वजह से, तो दैट मीन्स मैंग्रोव इंपॉर्टेंट हो गया। प्रैक्टिकल एग्जांपल आप ऐड कर सकते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसको ध्यान से सुनना, जब हम रोल मेंशन कर रहे हैं तो हम चैलेंजेस साथ में पढ़ लो कि क्या क्या चैलेंजेस मैंग्रोव्स फेस कर रहे हैं। अब न्यूज़पेपर में आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपका पर्सनल न्यूज़पेपर है तो देन आप उसके ऊपर ऐसे लिख सकते हैं कि चैलेंजेस में पहला हो गया पोल्यूशन, ठीक है, सेकंड हो गया क्लाइमेट चेंज, थर्ड जो चैलेंज हो गया वो हो गया आपका, अगर हम बात करें पॉपुलेशन इंक्रीज, फोर्थ जो चैलेंज हो गया वो हो गया कोस्टल डेवलपमेंट, ठीक है, कोस्ट रीजन पे जो जिस तरह से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिफ्थ जो रीजन हो गया वो हो गया अर्बनाइजेशन, ठीक है, ये हम ऐड कर सकते हैं। तो ये सब रीजंस है, ये सब कारण, ये सब चैलेंजेस है मैंग्रोव के लिए। देन गो फॉर वे फॉरवर्ड, सुजेशन वे फॉरवर्ड आपको सुजेस्ट करनी है, आपको वे फॉरवर्ड भी लिखना है। तो वे फॉरवर्ड में आप 2 तरह से लिख सकते हैं, आप वे फॉरवर्ड में अपना सुजेशन और सरकार का इनिशिएटिव, लाइक सरकार ने मिस्टी इनिशिएटिव शुरू किया था, मैंग्रोव अलायंस है सरकार का इनिशिएटिव, सरकार का इनिशिएटिव क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग है कि टेम्परेचर को कम करना है, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं, ये सब आप लिख सकते हैं। और अपने वे फॉरवर्ड में आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बता सकते हैं। आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं सेक्रेड ग्रूव्स का, ठीक है, आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं अवेयरनेस का, एजुकेशन का, मैंग्रोव्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बताना, ये सब। तो एक टॉपिक आपको देखो GS1 को भी प्रिपेयर करवा रहा है एज एग्जाम्पल, GS3 के लिए भी आपको डाटा दे रहा है और प्री के लिए भी डाटा दे रहा है, तो न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब इतना सब कुछ एक साथ पढ़ रहे हैं तो GS1 भी साथ में हो रहा है, GS2 भी साथ में हो रहा है, GS3 भी साथ में हो रहा है, कभी ये नहीं लगेगा कि GS3 छूट रहा है, कभी ये नहीं लगेगा GS2 रह रहा है। क्लियर, समझ आया ये? हाँ सर, समझ रही हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी है इसमें, छोटा सा टॉपिक है, ये है देखो स्टबल बर्निंग के रिगार्डिंग। दिल्ली का केस आया, मतलब दिल्ली एयर पोल्यूशन यानी कि स्टबल बर्निंग का चैलेंज, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी 1 नवंबर को बहुत अच्छा एडिटोरियल था और उसको हमने डिस्कस कर रखा है, देख लेना, मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखी है। ये केसेस आपको मेंस में लिखने के लिए काम आएंगे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन उसके बाद सबरीमाला टेम्पल के बारे में न्यूज़ में आया, सबरीमाला टेम्पल को आप पढ़ सकते हो और इसके बारे में बेसिक जान सकते हैं, और क्या रिसेंट इशू है आप ये पढ़ सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट देखो ये टॉपिक किस तरह से काम करेगा, पोलावरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी गया है। पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में एग्जाम में काफी बार आ रखा है, ठीक है, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट होता है कि किसके ऊपर है, गोदावरी नदी के ऊपर। अब अपने माइंड में सोचो गोदावरी कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां से ओरिजिनेट होती है गोदावरी मैम? महाराष्ट्र, नासिक सर, वहाँ
त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर से जो है वो गोदावरी राइज करती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहाँ यहीं पर रिवाइज हो गया साथ में, देखो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, साथ में करंट साथ में चलेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट नागार्जुना सागर टू श्रीशैलम। अब ये जब मैंने यहां पर देखा था ना नागार्जुना सागर टू श्रीशैलम, मेरे को तभी माइंड में आ गया था कि ये टूरिज्म का टॉपिक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप मेंशन कर सकते हैं क्रूज के रिगार्डिंग, 120 किलोमीटर का नागार्जुना से श्रीशैलम तक जाएगा। तो सबसे पहले तो ये दो डैम है, इनके बारे में पढ़ो, कौन सी नदी के ऊपर है ये पढ़ो, कौन सी नदी के ऊपर है ये दोनों डैम। नागार्जुना सागर श्रीशैलम डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है मैम? कृष्णा या सर कावेरी? कृष्णा। कावेरी रिवर के ऊपर। अच्छा। यस कावेरी या कृष्णा, अभी भी सोच लो। सर, मुझे कावेरी ही लगता है। कावेरी रिवर के ऊपर आई है, इट इज इन तमिलनाडु। और कृष्णा रिवर जो है वो कहां पर है आपकी? इट इज इन महाराष्ट्र से क्रॉस करके निकलती है महाबलेश्वर वाली साइड से, यस यस सर। ठीक है। तो ये हो गया। अब आप ये आपके लिए ये टॉपिक आ गया, प्री के लिए काम में आ गया। इवन इसको एक बार चेक भी कर लेना, देखो गलती मुझसे भी हो सकती है, ठीक है। अगर कोई फैक्ट मेरी तरफ से गलत रहता है तो मैं उसको करेक्ट जरूर करूंगा आपको, क्योंकि देखो सबको सब कुछ एक साथ याद नहीं आता, इसकी टॉपिक स्किप हो जाते हैं। फैक्ट जो है वो रेगुलर रिवाइज करते रहेंगे तभी याद रहते हैं। देन उसके यस बाद एक और यहाँ पर आता है, वो आता है आपका टॉपिक यहाँ पे सेंडाई फ्रेमवर्क का। इंडिया कमिटेड टू सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर रिस्क रिडक्शन। तो सबसे पहले तो यही याद कर लो कि सेंडाई फ्रेमवर्क लिंक किससे करता है, कब बना था, क्या इसका काम है। ये आपको एक तो मेंस के लिए हेल्प करेगा और दूसरा आपको ये प्री के लिए भी हेल्प करेगा, ठीक है, ये याद रखना। देन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है आज का न्यूज़पेपर, मैं तो खुद रह गया शॉक, क्योंकि संडे का न्यूज़पेपर भी इतना इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, ये मिजोरम की न्यूज आई। मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर है इन्होंने ये कहा कि स्पेशल राशन कार्ड दिए जाएंगे उन लोगों को जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर कवर नहीं है, और अप्रोक्सीमेटली इन्होंने कहा कि 2500 फैमिलीज ऐसी। तो आप इसको एज अ चैलेंज लिख सकते हो, जहां पर हम बात करेंगे ना फूड से रिलेटेड, तो हम बोल सकते हैं कि स्टिल जो आपका ये नेशनल फूड सिक्योरिटी या जो ये पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पीडीएस, इसमें अभी बहुत सारे लोग कवर नहीं है। और आप एग्जांपल लिख दो इसमें मिजोरम का, कि मिजोरम का जो ये मिजोरम के जो सीएम है इन्होंने 2500 के लिए अलग से दिया, तो दैट मीन्स कवर नहीं है। 1 लाख लोगों को ये फैसिलिटी मिलेगी, ऐसा इन्होंने कहा, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। देन यस सर। देन उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत इजी, न्यू स्कीम बाय द ICMR सीक्स टू फोस्टर नोवेल आइडियाज टू डेवलप हेल्थ सेक्टर। अब दिस इज योर कंटेंट फॉर मेंस रिगार्डिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव, कि सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं। तो सरकार ने ये कहा, सरकार यानी कि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये अनाउंस किया न्यू इनिशिएटिव, जिसका एक मतलब क्या हो गया कि साइंटिस्ट को एनकरेज किया है कि वो इनोवेशंस पर फोकस करे जो डिफिकल्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशंस के लिए। तो एज अ हेल्थ मेजर यू मेंशन दिस, कि गवर्नमेंट का क्या मेजर है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट, सपोज दैट आपको ये गवर्नमेंट का भूल जाता है कि गवर्नमेंट ने एक नहीं बोला, तो आप अपने सुजेशन दे सकते हो। फिर उसके बाद ये भी कहा गया यहाँ पर कि जो रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है, अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड द फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी याद रखना, ये आप लिख सकते हो। और जब आप इस तरह से लिख रहे हो तो देन यू गेट प्लस मार्क्स। बिल्कुल प्रैक्टिकल आंसर लिखो विद एग्जांपल्स, कोई रोक ही नहीं पाएगा नंबर देने से। उसके बाद देखो ये छोटा सा टॉपिक है, स्मॉल टाउन यूथ कैन बी एम्प्लॉयबल विद राइट टाइमिंग। ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट से आप इसको पढ़ सकते हैं, इनका आइडिया पढ़ सकते हैं। तो देन आप स्मॉल टाउन्स का जो यूथ है वो उसको किस तरह से एम्प्लॉयबल बनाना है, आप इसको जो है वो लिख सकते हैं, ये आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है, ठीक है, ये क्लियर। देन उसके बाद पोलियो के रिगार्डिंग, अब पोलियो के रिगार्डिंग ना यहाँ पे एक ये पूरा का पूरा टॉपिक है, WHO का डाटाबेस ऑन पोलियो केसेस। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भारत पोलियो फ्री कब हुआ, ये मुझे कल बताना है, या आप ग्रुप में बता सकते हैं कि जो पोलियो फ्री जो भारत बना वो कौन से ईयर में हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद ये टॉपिक आप पढ़ सकते हैं,
ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है ना, इसमें वैक्सीन के बारे में बता रखा है, तो जस्ट आप क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी इसकी हेडलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें ये क्लियर नहीं हुआ अभी तक ये न्यूज़ में क्यों आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, देखो यहाँ पर इसको, इसके रिगार्डिंग मैं आपको, अभी हम आगे इसको डिस्कस करते हैं पूरा। उसके बाद ग्लेशियर लेक्स के बारे में आ रहा है टॉपिक। तो ग्लेशियर लेक्स यानी कि GS1 का ज्योग्राफी का टॉपिक है, और इसको आप यहाँ पर दो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है। सबसे पहला तो ग्लेशियर की डेफिनेशन इन सर ने बहुत इजीली लिखी है, बहुत इजी डेफिनेशन लिखी है। तो अगर बुक की डेफिनेशन टफ लग रही है तो हम इनकी डेफिनेशन को चोरी करके अपने आंसर में नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड, इन्होंने ग्लेशियर जो लेक्स है उनकी डेफिनेशन भी बहुत अच्छी दी है, और इन्होंने जो ये भी बता रखा है कि जो ब्लू कलर ऑफ ग्लेशियर है, ये एक टर्म आ गई। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ब्लू कलर ऑफ वाटर इज ड्यू टू, ब्लू कलर ऑफ ग्लेशियर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? जो हमें कलर दिखाई देता है ना ग्लेशियर्स का ब्लू, वो क्यों दिखाई देता है? पानी का कलर नीला क्यों सर दिखाई देता है? नहीं पता सर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा। ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देता है, तो हम इसको कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं साथ में, ये आपको हेल्प करेगा इस तरह से। देन उसके बाद देखो, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्वेश्चन जो है वो अभी इतना चला नहीं न्यूज में, सारे सबका फोकस ब्रिक्स के समिट पे रहा, सबका फोकस ब्रिक्स पर है और COP29 पर है, लेकिन COP16 हो गई, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड, CBD वाली, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सबसे पहले तो ये नोट डाउन कर लो कि कहां पर हुई, कोलंबिया में, कैली में, प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। देन उसके बाद ना यहाँ पे क्लियरली मेंशन है क्या क्या हुआ, कोई अदर सोर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, बाद में एक आधी मंथली मैगजीन उठाओ, रिवाइज करो, छुट्टी। इवन अगर आप खुद से नोट्स बना सकते हो तो आपको यहां से डाटा मिलेगा, और ये डाटा आपका ओरिजिनल डाटा होगा, अपने अकॉर्डिंग आपने सेट किया होगा, तो आपको याद बहुत टाइम तक रहेगा। देन उसके बाद यहां पर नेक्स्ट न्यूज आ गया, हाउ इज तमिलनाडु ब्रेसिंग फॉर हीट वेव्स। तमिलनाडु के बारे में हमने ना अक्टूबर नवंबर में एक ही बात सुनी थी कि यहां पे फ्लड्स होते हैं, क्योंकि मानसून वापस जा रहा होता है, फ्लड्स होते हैं, लेकिन अभी तमिलनाडु में हीट वेव्स आ रहे हैं। तो आप हीट वेव्स, अब देखो ये पूरा क्वेश्चन है, और यूपीएससी में मल्टीपल टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस तरह के न्यूज़पेपर से उठाए हुए डायरेक्ट, इवन स्टेट पीसीएस में भी पूरा क्वेश्चन बना हुआ है। आप इस एडिटोरियल को पढ़ो और इस आंसर को लिखो, आपको कंटेंट भी लिमिटेड मिल गया कि आपको एक ही सोर्स है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और आपको क्वेश्चन भी पूरा मिल गया। यस ये सर। ये होती है मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एग्जैक्ट मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ये होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज ब्राजील वेटिंग ऑप्शन ऑन BRI, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना का, ब्राजील ने ये बोल दिया कि अभी वो ज्वाइन नहीं करेगा। इससे पहले इटली ने मना कर दिया था, इटली ने रिफ्यूज कर दिया था। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है BRI, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। और ब्राजील ने क्यों मना किया? इवन ब्राजील इज अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ब्राजील जो है वो ब्रिक्स का मेंबर है। आप इसको भी यहां पर अपने माइंड में ध्यान में रखना, और उसके बाद आप इसको पढ़ सकते हैं, फिर आप इस एडिटोरियल को देखो, समझो चाइना के इन्फ्लुएंस क्या रहती है, क्या फैक्ट होते हैं, और टॉपिक कवर, टॉपिक क्लियर, करंट बेस्ड अप्रोच के साथ जो है वो साथ के साथ में कवर हो जाएगा। देन उसके बाद ना ये एक अभी एक नई पार्टी बनाई जा रही है, ठीक है, तमिल एक्टर है, सबको इनके बारे में पता होगा, विजय, और इनकी एक नई पार्टी बन रही है, यानी कि एक नई आइडियोलॉजी, इनको पढ़ सकते हैं, इनकी आइडियोलॉजी को समझ सकते हैं, हो सकता है कि हमें कोई नया कंटेंट मिल जाए, तो हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसको जब आप फ्री हो, फ्री टाइम में आप पढ़ो इसको, आपको हेल्प मिलेगी इससे। ऑलमोस्ट टॉपिक्स कवर हैं। देन उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आ गया, अब यहाँ पोलियो न्यूज में क्यों था, वो इसलिए था, पाकिस्तान रिपोर्ट्स 2 न्यू केसेस ऑफ पोलियो, पोलियो के 2 नए केसेस आ गए और अब टोटल 45 हो गए हैं, इसलिए वो न्यूज में था। देन उसके बाद देखो ये 16 सोल्जर्स इंजर्ड इन 2 सेपरेट इंसिडेंट इन खैबर पख्तूनवा। इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस में हम इसको मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। समझ आ गया सारा? यस क्लियर, हाँ समझ आ गया।